गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BSc फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए, हमने कल पृथ्वी के बारे में बात की थी, लेकिन उसके रासायनिक संगठन के बारे में स्वेस मोदी के अनुसार हमने 3 परतें बताई थी: सियाल, सीमा, मीथेन। आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अभिनव मत की, कि अभी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो मत है उसकी बात करेंगे, नया जो सिद्धांत है उसकी बात करेंगे। तो होता क्या है कि जो पुराने जितने भी हमारे सिद्धांत थे, क्या उनको अधिक मान्यता नहीं मिली, या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की संरचना से संबंधित जितने भी हमारे क्या थे, पुराने विवरण थे, उपर्युक्त जितने भी विवरण थे जिनकी भी हमने बात करी, वो अब वर्तमान समय में पुराने पड़ चुके हैं। लेकिन भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर तथा नवीन शोधों के आधार पर हमने क्या किया, पृथ्वी के आंतरिक भाग को, शोध के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को हमने 3 वृहत मंडलों में विभाजित किया है। फर्स्ट है क्रस्ट, सेकंड है मैटिल और तीसरा है कोर। सही है। क्रस्ट भूपर पट्टी बोल सकते हैं हम उसको, पृथ्वी का ऊपरी भाग बोल सकते हैं जो हमें दिखाई देता है। ठीक है, 30 किलोमीटर तक उसकी गहराई पाई जाती है। और उसके बाद आता है मैटिल, और तीसरा जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है उसको हम बोलते हैं कोर बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, अंतरतम बोलते हैं। इन नामों से उसको जाना जाता है। देखिए, बात करते हैं, पहले हम इस डायग्राम को बात करेंगे, फिर अलग अलग कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं, कौन सी परत की कौन सी विशेषता है। सबसे पहले तो भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर क्या किया है, इसका विभाजन किया गया है। क्योंकि जैसे ही नए नए शोध हुए, भूकंपीय लहरों की गति का पता चला कि कौन सी जो लहर हैं वो कहाँ लुप्त हो जाती है। जैसे द्वितीयक जो लहरें होती हैं, सेकेंडरी जो लहरें होती हैं, वो तरल पदार्थ में लुप्त हो जाती हैं या जलीय भाग में लुप्त हो जाती हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए जो भूकंपीय जो लहरें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसी आधार पर इस जो अभिनव मत है इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी, जो भूकंपीय लहरें हमारी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक होती हैं प्राथमिक लहरें, पी लहर बोलते हैं। सबसे पहले धरातल पर वही आती हैं, पी लहर, प्राथमिक लहर, प्राइमरी जिसको बोलते हैं। सेकंड होती हैं जो पी लहरें होती हैं, तीनों भागों से गुजर जाती हैं, वो ठोस, द्रव्य, गैस। सेकंड है, जब हम भूकंप पढ़ेंगे उसमें इसको डिटेल से पढ़ेंगे। सेकंड होती है हमारी द्वितीयक तरंगें, द्वितीयक, और या उसका दूसरा नाम है सेकेंडरी इंग्लिश में, इसलिए उसको शॉर्ट में एस वेव्स के नाम से भी जानते हैं, एस लहरें। ठीक है, गौण बोल सकते हैं, द्वितीय बोल सकते हैं, सेकेंडरी बोल सकते हैं। और तीसरी होती हैं हमारी धरातलीय लहरें, उसको शॉर्ट जो नेम है उसको एल नाम से जानते हैं। तो जो हमारी भूकंपीय तरंगें होती हैं वो 3 होती हैं, पी, एस और एल। इसी प्रकार से गति करते हैं, सबसे पहले पी पहुंचती है, फिर एस पहुंचती है, और सबसे जो दीर्घ आवर्ती वाली होती हैं वो होती है एल। डिटेल में बात करेंगे हम भूकंप टॉपिक में। आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अभिनव मत की। तो हमने भूकंपीय तरंगों तथा नए शोधों के आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको 3 मंडलों में विभाजित किया है। फर्स्ट है भूपर पट्टी, उसके बाद आएगा मैटिल, उसके बाद आएगा कोर। हमने जो पृथ्वी की टोटल गहराई है वो मानी है 6371 किलोमीटर। टोटल जो पृथ्वी का केंद्र माना है वो कितना माना है, 6371 किलोमीटर। भूपर पट्टी है 30 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसको भी हमने 2 भागों में विभाजित किया है, क्योंकि यहाँ पर जो भूकंपीय लहरें हैं उनकी गति में अंतर पाया जाता है, ऊपरी परत, निचली परत। मैटिल है, उसके हमने 3 परतों में विभाजित किया, वैसे मुख्य रूप से वह 2 परतों में ही विभाजित है। जो मैटिल की जो परत है 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। ठीक है, मोह असंबद्धता है 200 से 700 किलोमीटर तक की, और 700 से 2900 किलोमीटर की। इसको भी हमने 2 परतों में, 2 भागों में विभाजित किया है। तीसरा आपका जो आंतरिक भाग है उसको हम बोलते हैं कोर, केंद्र, अंतरतम। 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर, या कह सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र तक जो भाग पाया जाता है उसको बोलते हैं कोर। इसको भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, एक है बाह्य कोर, दूसरा है आंतरिक कोर। बाह्य कोर है 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक, आंतरिक कोर है 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक यह पाया
जाता है। अब हम एक एक की बात करेंगे विशेष रूप से कि फर्स्ट हम किसकी बात करेंगे, भूपरपट्टी। देखिए जो ऊपरी क्रस्ट है, जो हमें भाग दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट है। पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, यह ऊपरी भूपरपट्टी, उसको जो मोटाई है 30 किलोमीटर मानी गई है। दूसरा ये कहते हैं कि जो भूपरपट्टी है पृथ्वी का ठोस ऊपरी भाग, किस नाम से जानेंगे, क्रस्ट के नाम से। यह ठोस पृथ्वी का सबसे भारी भाग होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, भूपरपट्टी। भूपरपट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट, क्रस्ट के नाम से उसको जाना जाता है। इसकी मोटाई महाद्वीपों तथा महासागरों के नीचे अलग अलग पाई जाती है। महाद्वीप तथा महासागरों के नीचे अलग अलग पाई जाती है। आप सभी जानते हैं महाद्वीप स्थलीय भाग कुछ मोटाई होते हैं, जबकि महासागर कम मोटाई लिए होते हैं। तो महासागरों के नीचे अगर हम इसकी बात करें, महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर पाई जाती है। लेकिन अगर महाद्वीपों की अगर हम बात करें, महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर पाई जाती है। अंतर आ गया ना कि महाद्वीपों के नीचे कितनी है, 30 किलोमीटर, लेकिन महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर। महासागरों के नीचे क्रस्ट की जो मोटाई है 5 किलोमीटर पाई जाती है, लेकिन महाद्वीपों के नीचे क्रस्ट की जो लंबाई मोटाई है वह 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। एक चीज़ और पढ़ते हैं, जब महाद्वीपों पर जो मोटाई पाई जाती है वह 30 किलोमीटर तक पाई जाती है, लेकिन अगर हम बात करें उस महाद्वीप पर कोई ऊंची पर्वतीय जो श्रृंखला है, तो वहाँ पर मोटाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो वहाँ पर क्या होता है, मोटाई बढ़ जाती है। तो वहाँ पर जो इसकी मोटाई होती है वो कितनी पाई जाती है, 70 से 100 किलोमीटर पाई जाती है। वहाँ पर इसकी जो मोटाई है वह 70 से 100 किलोमीटर पाई जाती है। कारण क्या है, देखिए महासागर जो होते हैं सबसे निम्नतम भाग होते हैं, वहाँ पर इसकी मोटाई 5 किलोमीटर पाई जाती है। महाद्वीप की बात करें, वहाँ पर इसकी मोटाई 30 किलोमीटर पाई जाती है। लेकिन महाद्वीप के ऊपर अगर कोई पहाड़ी पर्वत श्रृंखला है तो वहाँ इसकी मोटाई और अधिक बढ़ जाती है। वहाँ इसकी मोटाई पाई जाती है, क्रस्ट की जो मोटाई पाई जाती है, भूपरपट्टी की जो मोटाई पाई जाती है वो 70 से 100 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। क्लियर है। देखिए वही चीज़ है, अगर आप कुआं खोद रहे हो, समतल मैदानी क्षेत्र में खोद रहे हो तो आपको कम खोदना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी टीले पे खोद रहे हो तो जो टीले वाला भाग है वो अतिरिक्त गहराई बढ़ानी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो वही चीज़ है कि जो महासागर है वहाँ पर इसकी जो मोटाई है 5 किलोमीटर पाई जाती है, महाद्वीपों पर 30 किलोमीटर पाई जाती है, और महाद्वीप के ऊपर अगर कोई पर्वत श्रृंखला है तो वहाँ इसकी मोटाई 70 से 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। भूकंपीय लहरों में गति में अंतर पाया जाता है। भूकंपीय लहरों में गति में अंतर के कारण इस क्रस्ट को हमने 2 भागों में बांट दिया। क्रस्ट को भूपरपट्टी जैसे ऊपरी परत है और निचली परत है, यहाँ पर भूकंपीय लहरों की जो गति होती है उसमें अंतर पाया जाता है। इसलिए हमने इस क्रस्ट को कितने भागों में विभाजित कर दिया, 2 भाग में। ऊपरी परत, ऊपरी क्रस्ट बोल सकते हैं, निचली क्रस्ट बोल सकते हैं। यह इस भूपरपट्टी की ऊपरी परत और निचली परत, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा ऊपरी क्रस्ट या ऊपरी परत, निचली क्रस्ट। ऊपरी जो क्रस्ट होती है उसमें देखिए यहाँ पर लहरों की जो गति होगी कौन सी होगी, पी प्राथमिक लहरें। सबसे पहले धरातल पर प्राथमिक लहरें पहुँचती हैं, तो यहाँ पर जो पी तरंगें होती हैं, प्राथमिक तरंगें होती हैं, उनकी जो गति पाई जाती है, पी तरंगों की गति पाई जाती है 6.1 और 6.1 को हम आगे किस में लिखते हैं, 6.1 किलोमीटर पर सेकंड, प्रति सेकंड, कि 1 सेकंड में 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। यहाँ पर जो प्राथमिक भूकंप में जो तरंगें उठती हैं, प्राथमिक लहरें, ऊपरी क्रस्ट में उनकी जो गति होती है वो होती है, प्राथमिक लहरों की जो गति होती है वो होती है 6.1 किलोमीटर पर सेकंड, 6.1 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन निचले क्रस्ट में, निचली परत में पहुंचते ही उन पी लहरों की गति क्या हो जाती है, 6.9। निचली परत में वो पी लहर जब पहुंचती है तो पी लहर की गति में अचानक से, प्राथमिक लहर की गति में अचानक से वृद्धि हो जाती है, और वह कितनी हो जाती है, 6.9। देखिए 6.1 और 6.9 दोनों की गति में क्या पाया गया, अंतर पाया गया, असंबद्धता पाई गई। संबद्धता वहाँ होती है जहाँ एक जैसी जो पी तरंगों की लहरें हैं एक जैसी होती, तरंग की गति एक जैसी होती, सही है। यहाँ पर क्या पाई जाती है, असंबद्धता पाई जाती है।
क्या पाई जाती है? असमानता पाई जाती है। कारण क्या है? क्योंकि ऊपरी परत और निचली परत में पी जो तरंगों की गति है अचानक से उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। यह हम कह सकते हैं कि प्राथमिक लहरों की गति में अचानक से परिवर्तन हो जाता है। अचानक से जैसे ही परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के कारण यहाँ पर एक असंबंधता पाई जाती है। असंबंधता पाई जाती है जिसको हम कोनराड असंबंधता के नाम से जानते हैं कि ऊपरी परत और निचली परत के मध्य एक असंबंधता पाई जाती है जिसको हम कोनराड असंबंधता के नाम से जानते हैं। देखिए क्या हुआ, जैसे गुटेनबर्ग महोदय थे 1909 में, इन्होंने क्या किया था, इस असंबंधता का पता किया था कि यहाँ पर 5.5 और जैसे ही निचली किस में आता है, केंद्र में आता है, कोर में आता है, तो पी जो तरंगें होती हैं उसकी गति में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। 5.5 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की उसकी गति पहुंच जाती है। तो इतनी अधिक असंबंधता पाई जाती है। तो इन्होंने इस असंबंधता का पता लगाया था, इसलिए इस जो परत है इन दोनों के मध्य जो असंबंधता पाई जाती है उसको गुटेनबर्ग असंबंधता कहते हैं। तो जो ऊपरी परत है इसको कोनराड जो महोदय थे उन्होंने इसका पता किया था और ऊपरी परत और निचली परत के मध्य एक असंबंधता पाई जाती है जिसको कोनराड असंबंधता के नाम से जानते हैं। क्लियर है? दूसरी बात करते हैं। नेक्स्ट, ये किसकी बात करी हमने? भूपर पट्टी की। वापिस से बताऊँ एक बार, भूपर पट्टी भूपर पट्टी की जो मोटाई पाई जाती है कितनी पाई जाती है? 30 किलोमीटर। महाद्वीपों पर, पहले हम बात करेंगे महासागरों की। महासागरों पर 5 किलोमीटर, महाद्वीपों पर 30 किलोमीटर, और उस महाद्वीप के ऊपर अगर कोई पर्वत शिखर स्थित है तो वहाँ पर 70 से 100 किलोमीटर के मध्य क्या पाई जाती है? इस भूपर पट्टी या ऊपरी क्रस्ट या क्रस्ट की मोटाई पाई जाती है। देखिए क्या होता है, भूकंपीय लहरों की जो तरंगें होती हैं उसमें क्या आता है, अचानक से परिवर्तन आता है। प्राथमिक जो लहरें होती हैं अचानक से बढ़ जाती हैं वहाँ पर जैसे ही निचली परत में आती हैं, तो जिसके कारण जो भूपर पट्टी है उसको हमने कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी जो क्रस्ट है उसमें जो प्राथमिक लहरें होती हैं उसकी जो गति होती है 6.1 किलोमीटर पर सेकंड होती है, लेकिन निचली परत में 6.9 किलोमीटर पर सेकंड पाई जाती है। अब जैसे ही अचानक से इसमें बढ़ोतरी होती है तो इसके मध्य एक असंबंधता विकसित होती है जिसको हम कोनराड असंबंधता के नाम से जानते हैं। एक चीज़ और बताते हैं, ऊपरी जो परत है ये जितने भी लिख रखे हैं ये क्या है? घनत्व, डेंसिटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऊपरी जो परत है उसका घनत्व है 2.9, लेकिन निचली परत है उसका घनत्व है कितना? 3.3। कि घनत्व में भी अचानक से क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाती है, घनत्व संबंधी विभिन्नता पाई जाती है। ऊपरी जो क्रस्ट है उसकी जो घनत्व की बात करें 2.9 ऊपरी क्रस्ट का घनत्व पाया जाता है, लेकिन निचली क्रस्ट का घनत्व कितना है? 3.3। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य एक असंबंधता पाई जाती है जिसको कोनराड असंबंधता के नाम से जानते हैं। और घनत्व में यह जो अंतर का दबाव पाया जाता है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य घनत्व संबंधी असंबंधता जो पाई जाती है। अब पी लहरें चलती हैं, पी लहरों की गति में अचानक से परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण घनत्व में अंतर पाया जाता है। यहाँ 2.9 घनत्व है ऊपरी क्रस्ट का, लेकिन निचली क्रस्ट का जो घनत्व है वह 3.3 है। तो घनत्व में जैसे ही अचानक से परिवर्तन आता है तो दोनों के मध्य घनत्व संबंधी असंबंधता पाई जाती है, और यह ऊपरी परत और निचली परत के मध्य, निचली क्रस्ट के मध्य जो असंबंधता पाई जाती है उसको हम कोनराड असंबंधता के नाम से जानते हैं। क्लियर? सेकंड बात करेंगे। सेकंड नंबर पे कौन है? मेटिल। सेकंड क्या है हमारा? मेटिल। मेटिल की अगर कुल मोटाई की बात करें 30 से 2900 किलोमीटर की मोटाई पाई जाती है। मेटिल की जो मोटाई पाई जाती है कितनी पाई जाती है? 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। मेटिल को भी हमने 2 भागों में बांटा है, ऊपरी मेटिल और निचला मेटिल। ऊपरी मेटिल और निचला मेटिल। ऊपरी मेटिल की बात करें 200 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है, निचली मेटिल की बात करें 700 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। सही है? मेटिल को भी हमने कितने भागों में बांट लिया? 2 भागों में बांट लिया। ऊपरी जो मेटिल है 200 किलोमीटर की गहराई तक, निचला जो मेटिल है कहाँ तक? 700 किलोमीटर की गहराई तक वह पाया जाता है। अब देखिए होता क्या है, निचला मेटिल 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक। फर्स्ट मोह असमानता। देखिए कारण क्या होता है कि जैसे ही क्रस्ट से मेटिल में हम आते हैं
किससे आएंगे? क्रस्ट से मेटल में। तो यहाँ पर भी क्या पाया जाता है? घनत्व संबंधी विभिन्नता पाई जाती है। 200 सेंटीमीटर का 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक असमानता पाई जाती है। 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक असमानता पाई जाती है जिसको नाम दिया एक मोहोरोविकिक, एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसके बारे में पता किया था और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा मोहो असमानता। देखिए क्या होता है, क्रस्ट के निचले भाग में जैसे ही निचले आधार पर आते हैं भूकंपीय लहरों की गति में अचानक से वृद्धि हो जाती है। और पी निचली क्रस्ट में अगर हम बात करें, ये हमारी निचली क्रस्ट आ गई। निचली क्रस्ट की अगर हम बात करें तो पी लहरों की गति में अचानक से बढ़ोतरी हो जाती है। पी लहरें जो होती हैं 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़कर और 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। अब इसी तरह निचली क्रस्ट और ऊपरी मेटल के मध्य एक असमानता उत्पन्न हो जाती है। निचली क्रस्ट और ऊपरी मेटल, क्रस्ट तो निचली और मेटल ऊपरी, उन दोनों के मध्य एक असमानता विकसित हो जाती है। और उसी असमानता का जो सृजन था किसने किया था? उसकी खोज सर्वप्रथम 1909 में की थी। उसका नाम था मोहोरोविकिक। मोहोरोविकिक एक महोदय थे। इन्होंने क्या किया था? इसका पता लगाया था। कब लगाया था? 1909 में। इसलिए यह जो असमानता है उसको मोहो असमानता के नाम से जानते हैं। मोहो असमानता के नाम से उसको जाना जाता है। 1909 में महोदय थे, इन्होंने सर्वप्रथम इसका पता लगाया था कि जैसे ही निचली क्रस्ट से हम ऊपरी मेटल में जाते हैं तो घनत्व संबंधी विभिन्नता पाई जाती है। पी लहरों की गति में अचानक से वृद्धि हो जाती है। 6.9 से 7.9 तथा 8.1 तक किलोमीटर पर सेकंड पी लहरों की गति पाई जाती है, जिसके कारण घनत्व में अंतर पाया जाता है। घनत्व के अंतर की बात करें, ऊपरी परत में है 3.3, निचले में कितना आ गया? 4.3। तो घनत्व संबंधी जो विभिन्नता पाई जाती है सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? मोहोरोविकिक ने इसकी खोज की थी। इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? मोहो असमानता। कितने किलोमीटर पर? 200 किलोमीटर पर। दूसरा इन्होंने कहा कि मोहो असमानता पाई जाती है। मोहो असमानता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेटल का विस्तार पाया जाता है। और मेटल के विस्तार की अगर हम बात करें तो आयतन की दृष्टि से पृथ्वी के कुल भाग का 83% है। और द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो द्रव्यमान 68% यह पाया जाता है। दूसरी इन्होंने कही कि भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर हम इस मंडल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है मोहो, 200 किलोमीटर की गहराई तक। इसको निम्न गति का क्षेत्र भी कहते हैं। निम्न गति का क्षेत्र क्योंकि इसमें पी लहरों की जो गति होती है वह कम पाई जाती है। इसमें पी लहरों की जो गति होती है वह कम पाई जाती है, जिसके कारण इसको निम्न गति का मंडल भी कहा जाता है। दूसरी परत है 200 से 700, तीसरी है 700 से 2900 किलोमीटर तक इस परत का विस्तार पाया जाता है। 100 से 200 किलोमीटर की गति की बात करें, यहाँ पर लहरों की गति अत्यंत मंद होती है। पी जो लहरें होती हैं 7.8 किलोमीटर पर सेकंड की गति से गति करती हैं, जिसके कारण इस जो क्षेत्र है उसको निम्न गति का क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र को निम्न गति का क्षेत्र कहा जाता है। निम्न गति का क्षेत्र या निम्न गति का मंडल इसको हम कह सकते हैं। ऊपरी मेटल तथा निचली जो मेटल है उसके मध्य घनत्व संबंधी असमानता पाई जाती है, जिसको रेपिटी के नाम से जानते हैं। ऊपरी मेटल और निचली मेटल इन दोनों के मध्य घनत्व संबंधी असमानता पाई जाती है, जिसको बोलते हैं रेपिटी। 3 असमानता पाई, कोनराड, मोहो और रेपिटी। कोनराड इन दोनों के मध्य, सही है। मोहो निचली परत और ऊपरी मेटल के बीच में, सही है। तीसरी कौन सी है? रेपिटी। मेटल को हमने कितने भाग किए हैं? 2 भाग किए हैं, ऊपरी और निचली। ऊपरी और निचली के मध्य कौन सी पाई जाती है? रेपिटी पाई जाती है। 200 किलोमीटर के आसपास मोहो असमानता पाई जाती है, जिसको निम्न गति का मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? तीसरी बात करेंगे 200 से 700 किलोमीटर पी लहरों की गति में वृद्धि हो जाती है। 700 से 900 किलोमीटर और अधिक वृद्धि पाई जाती है। और अगर हम घनत्व की बात करें, निचली जो मेटल है उसमें 5.5 घनत्व पाया जाता है
ऊपरी मेटल में 4.3 घनत्व पाया जाता है। यहाँ पर भी घनत्व संबंधी विभिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण एक असमानता उत्पन्न होती है, जिसको रेपिटी असमानता के नाम से जानते हैं। अब मेटल और ये है कोर, घनत्व संबंधी अंतर है। निचली मेटल का जो घनत्व है 5.5 है, लेकिन बाह्य कोर का जो घनत्व है कितना है, 10 है। सही है, घनत्व संबंधी अंतर पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर एक असमानता पाई जाती है, जिसको गुटेनबर्ग असमानता कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग असमानता कहते हैं। यहाँ भी जो पी लहरों की जो गति है उसमें अचानक से वृद्धि हो जाती है। केंद्र की बात करें, 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक क्या पाए जाते हैं, केंद्र। कोण बोल सकते हैं, अंतरतम बोल सकते हैं। कोण की अगर हम बात करें 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है, कोण पाया जाता है। कोण को हमने कितने भागों में विभाजित किया, 2 भागों में। क्यों किया, क्योंकि घनत्व संबंधी विभिन्नता पाई जाती है। बाह्य कोण की बात करें 12.3, आंतरिक कोण की बात करें अचानक से 13.3 आ जाता है और केंद्र में 13.6 तक घनत्व पहुंच जाता है। तो घनत्व संबंधी विभिन्नता पाई जाती है, असमानता पाई जाती है, जिसके कारण बाह्य कोण जो आंतरिक कोर है उसके मध्य एक असमानता है, जिसको हम लेह-मेन के नाम से जानते हैं। बाह्य कोर की अगर हम बात करें 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर के मध्य कौन सा कोर पाया जाता है, बाह्य कोर पाया जाता है। कौन सा कोर पाया जाता है, बाह्य कोर पाया जाता है। इस बाह्य कोर की एक विशेषता और है, यहाँ पर एस लहरें लुप्त हो जाती हैं। एस होती हैं द्वितीयक लहरें, सेकेंडरी लहरें, वहाँ पर एस लहरें लुप्त हो जाती हैं। एस लहरें लुप्त होने का अर्थ क्या है कि यह जो भाग है वह तरल अवस्था में पाया जाता है। भाग तरल अवस्था में है, जिसके कारण जो एस लहरें हैं, द्वितीयक लहरें हैं, वो क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। तो जो बाह्य कोर है उसका ऐसा मानना है कि यहाँ जो क्षेत्र पाया जाता है वो किस प्रकार का पाया जाता है, तरल अवस्था में यह क्षेत्र पाया जाता है, जिसके कारण एस लहरें क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। लास्ट बात करेंगे किसकी, आंतरिक कोर की। 5150 मीटर से 6371 किलोमीटर तक आंतरिक कोर पाया जाता है, जिसका घनत्व 13.6 तक पहुँच जाता है। और आंतरिक कोर और बाह्य कोर है उसके मध्य जो असमानता पाई जाती है उसको लेह-मेन असमानता के नाम से जानते हैं। क्लियर है, रटना कुछ नहीं है, इसको अच्छे से समझना। कौन कौन सी असमानता पाई जाती हैं, कितने किलोमीटर तक कौन सी दूरी पाई जाती है, मैंने पूरा डायग्राम अच्छे से यहाँ प्रस्तुत किया है। और एक बार नहीं समझ में, एक बार आप इसको वापस रिपीट करके देखना, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये था आज हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर, घनत्व में विभिन्नता के आधार पर विभिन्न असमानताएं पाई जाती हैं, और जिसके कारण इसको अलग अलग परतों में क्या किया गया, विभाजित किया गया। ये हमारी असमानता है कमरगुल, कैसे, मैं, रेपिटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन। सही है, कमरगुल एक शब्द से ये सारी असमानताएं याद हो जाएंगी। कोनराड, मोहर, रेपिटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन। कोई भी आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे, कोई भी असमानता पूछी जा सकती है, इसलिए इसको अच्छे से याद करना, भविष्य तक काम आएगी आपको। और आज का क्वेश्चन सुनिए, मोहोरोविकिक के नाम से कौन सी असमानता जानी जाती है और उसने सर्वप्रथम उसका खोज कब की थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बताएंगे आप, भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा गया है। ठीक है, और क्या था, एक क्वेश्चन और बताएंगे आप मुझे। एक क्वेश्चन है आपका कि जो मोहरो असमानता है कितने किलोमीटर पर पाई जाती है। ठीक है, तीनों क्वेश्चनों का मुझे कमेंट करके आंसर देना। एक और बताएंगे, निम्न गति का मंडल किसे कहते हैं। ठीक है, एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगी कि संपूर्ण पृथ्वी के अगर हम महत्वपूर्ण जो तत्व हैं उनकी बात करें तो पृथ्वी पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है और क्रस्ट पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है। सही है, पृथ्वी की अगर हम बात करें, समस्त पृथ्वी की अगर हम बात करें, एक होता है तत्व, दूसरा होता है उसका प्रतिशत। संपूर्ण पृथ्वी की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो पाया जाता है वो पाया जाता है लोहा, लोहा के बाद ऑक्सीजन। संपूर्ण पृथ्वी पर कौन सा जो तत्व हो सर्वाधिक पाया जाता है। सही है, फर्स्ट पाया जाता है लोहा,
ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। 35.5% क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। 30.0% ऑक्सीजन पाया जाता है। 15 सिलिकॉन और 13 मैग्नीशियम। देखिए, अगर हम बात करें कि संपूर्ण पृथ्वी पर जो महत्वपूर्ण तत्व है वो कौन सा पाया जाता है, संपूर्ण पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी पर जो महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो है लोहा। बिल्कुल सीक्वेंस से याद कर लेना, कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। लोहा 35.5, ऑक्सीजन 30.0, सिलिकॉन है 15% और मैग्नीशियम है 15%। ये किसकी बात करी हमने? पृथ्वी की, कि पृथ्वी जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी है उस पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, सर्वाधिक लोहा पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है। सर्वाधिक लोहा पाया जाता है, सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन पाया जाता है, तीसरे पर सिलिकॉन और चौथे पर मैग्नीशियम। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम किसकी बात करेंगे? ये तो हमने किसकी बात करी? पृथ्वी की। अब हम किसकी बात करेंगे? क्रस्ट की। क्रस्ट आप सभी जानते हैं, ऊपरी परत, भूपर पट्टी। भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन, फिर पाया जाता है सिलिकॉन। सर्वाधिक पाया जाता है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, 3 याद कर लेंगे बहुत रहेगा। चौथे नंबर पर लोहा है। ऑक्सीजन पाया जाता है 46.8%, सिलिकॉन है 27.7, मैग्नीशियम है 8.1 और जो लोहा पाया जाता है वो पाया जाता है 5.0%। अब देखिए, क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्रस्ट पर पाया जाता है ऑक्सीजन। संपूर्ण पृथ्वी की बात करेंगे, क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, ठीक है। लेकिन हम क्रस्ट की बात करें, क्रस्ट मतलब ऊपरी भूपर पट्टी, ऊपरी भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है 46.8, सेकंड नंबर पर सिलिकॉन 27.7, मैग्नीशियम 8.1 और लोहा 5.0%। क्रस्ट के मुख्य तत्व हैं कि क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और एक क्वेश्चन और ऐड कर देती हूँ इसमें, पृथ्वी पर पाए जाने वाला, संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? नाम और प्रतिशत लिख के कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।